स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग अपने उसी टॉपिक को, उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उसमें एक टॉपिक हुआ था, अब आज हम लोग उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, उसमें हम आगे चलेंगे और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखेंगे आप। तो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पहले पॉइंट में था, आपने देखा कि कैसे चुनाव हुआ, क्या आवश्यक था, कैसे था, क्या जरूरत थी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना समझा। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है उसमें चाहे वो लोकसभा, इलेक्शन कितने टाइप के हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। इसमें सब में देखेंगे तो आप इलेक्शन में एक सर्किल चलती रहती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। उसमें आप देखेंगे कि चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे लोकल बॉडी का हो, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो नगर निगम वगैरह के होते हैं जिसमें पार्षद वगैरह चुने जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि एक सिस्टम है कि जो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में? 543। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिम्मेदारी को पहले सीमांकित किया जाता है। उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखा जाए तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी के लोग इलेक्शन के टाइम पे अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो उस पर हम लोग चलेंगे और उसी तरीके से सिमिलरली देखा जाए तो राज्यों के जो चुनाव है, राज्यों के चुनाव में हर राज्य में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग है। जैसे जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ में हैं, तो यहाँ पे एक एमपी की सीट है प्रतापगढ़ के नाम से। लोकसभा सीट का नाम क्या है? लोकसभा सीट का नाम क्या है? प्रतापगढ़। लेकिन जबकि प्रतापगढ़ के अंदर में 5 विधानसभा की सीट है। ऐसे ही जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बहुत सारी ग्राम सभाएं हैं, तो हर ग्राम पंचायत का अलग अलग चुनाव होता है। वैसे ही इसमें दिखाया जाए तो थोड़ी सी बात अगर हम आपको बताएं कि जो चुनाव होता है वो सीट पे लड़ा जाता है। सीट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इसमें भी एक साइकिल चलती है। कैसी साइकिल कि एक बार जनरल, एक बार फीमेल जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी, तो फिर से जनरल। मतलब हर 5 साल के बाद उसकी साइकिल चलती रहती है। एक रिजर्वेशन पॉलिसी है कि इसमें कौन कौन से लोग जैसे जनरल की होता है उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल महिला है तो उसमें महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं स्पेशली जनरल, और अगर जनरल सीट है तो कोई भी महिला किसी भी कैटेगरी। ऐसे ही ओबीसी है तो जनरल को छोड़ करके ओबीसी, एससी ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। अगर दलित सीट है तो उसमें सिर्फ दलित ही नॉमिनेशन करते हैं। आपकी इसमें दिया गया है जो हरियाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें लोकदल ने 60 सीटें जीती थी। लोकदल ने 60 सीटें जीती थी और हरियाणा में उसने सरकार बना ली थी। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वही जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत के हर नागरिक को वोट देने का, और कोई भी नागरिक अगर वो चाहता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, वो चुनाव में भी हिस्सा ले सकता है। सडनली अगर देखा जाए तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर थे, वीकर थे, इंप्रूविंग थे। अब उस चीज को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ जब मंडल कमीशन आया था उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, उसी पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया गया। उसमें ये सिस्टम किया गया कि जैसे महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी थी, ऐसे ही एससी एसटी के लिए 23% एंड 27%। चुनाव में क्या हुआ, जैसे लोकसभा का चुनाव है उसमें 23% सीट महिलाओं के 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। रिजर्व होने के बावजूद भी आप देखें करेंट टाइम पे कि संसद में हमारी कितनी महिलाएं हैं। संविधान में तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितना हो रही है, धरातल पे कितना आ रही है, ये देखने की बात है। अब इसमें जैसे दिया गया है कि जो कैटेगरियां हैं वो है जनरल,
BC, SC, ST, OBC अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनको सबको भी एक साइकिल के थ्रू, चक्र के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इनको सबको चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाता है। अब स्पेशली देखा जाए कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पे आप जानते ही हैं कि व्यवहार में कि जिनके पास पैसा वैसा ज्यादा होता है वही लोग चुनाव में जाते हैं, जबकि संविधान में ये कहीं नहीं से कहा गया है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन व्यवहार में ये दिखता है कि जो पैसे वाले हैं, जो मसल पावर वाले हैं, जो बाहुबली है जिनको बोलते हैं, वही लोग चुनाव में ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो बात होगी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट, किसकी बात कर लेते हैं, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची, मतदाता सूची। अब जो मतदाता सूची है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, क्या हमने उसको समझ लिया चुनाव क्षेत्र को। चुनाव क्षेत्र क्या था कि जहां पे पार्टिसिपेशन करने वाला जो रिप्रेजेंटेटर है, जहां से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, उस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से चुनाव क्षेत्र है, उसमें उस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने कॉमन पीपल हैं, क्या सबके पास सबका नाम वोटर लिस्ट में है। अब बात आती है कि वोटर लिस्ट में नाम किसका रहेगा, तो जो भारत का नागरिक हो और मिनिमम 18 साल की ईयर क्रॉस कर चुका हो, वो भारत का एडल्ट सिटीजन माना जाता है। कुछ समय पहले, आज के 20, 25, 30 साल पहले ये सिस्टम था जब हम रिपब्लिक हुए थे कि जो 21 साल के ऊपर है उनको वोट देने का राइट था। लेकिन 43rd अमेंडमेंट के थ्रू उस आयु सीमा को 3 ईयर रिमूव कर दिया गया। तो ये अब सिस्टम ला दिया गया है कि जो 18 साल का है वो भारत का नागरिक है और उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा और वो वोट देने का राइट उसके पास है। अब इसी वोटर लिस्ट में जो सुधार होता है, गांव में आप देखते होंगे कि बीएलओ होते हैं, बीएलओ आते हैं और जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए रहते हैं, मतलब जिनकी डेथ हुई रहती है, उनका नाम रिमूव कर देते हैं और जो नए सिटीजन ऐड रहते, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हुए रहते हैं, उनका नाम उसमें ऐड कर लेते हैं। और जब ऐड कर लेते हैं उसके बाद मतदाता सूची को चेक करते हैं कि क्या सब कुछ सही है। अब तो एक नया सिस्टम भी आ गया है कि इलेक्शन कमीशन में आपको एक आईडी कार्ड भी दिया गया है इलेक्शन कमीशन का, जिसको बोलते हैं इपिक। इपिक का मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, आप उसको लेकर के वोटिंग के दिन जब जाते हैं तो वही आइडेंटिटी आपका वोटर लिस्ट से मैच करके आपको जाने देता है वोट देने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का राइट है। पेज नंबर 63 पे देखेंगे तो हमारे यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको सबको बाकायदा लिखा गया। जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सबसे ज्यादा यूपी में है, लोकसभा की भी और राज्यसभा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय लोकसभा की कितनी सीटें यूपी में हैं तो आप कितना बताएंगे, गेस? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ 80 है। कितनी है? 80 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बड़े बड़े स्टेट है। उसके बाद फिर किसी में 10 है, किसी में 8 है। पूरा पेज नंबर 63 पे चार्ट दिया गया है, आप उसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी दिया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 543, 543। अब उसमें से जनरल के लिए 412 है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 84। अब ये रिजर्व क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दलित लोग हैं वही पार्टिसिपेटर होते हैं। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब एक बात आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ का इंडियन सिस्टम क्या है। तो इसमें एक बात आती है, एक टॉपिक आता है कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। चुनाव में नामांकन कैसे करता है कैंडिडेट, जिसको अपने यहाँ अगर अवधि भाषा में कहा जाए, कहते हैं कि आज कहते हैं ना कि चलो आज पर्चा दाखिला, तो जो पर्चा दाखिल करने का है उसी को कॉन्स्टिट्यूएंटली हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स की भाषा में नॉमिनेशन। तो वो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता कैसे है?
अब डेमोक्रेटिक, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देख रहे हैं कि बिना चुनाव के कुछ नहीं कर सकते। चुनाव नहीं हो रहा है तो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब चुनाव हो रहा है, उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि पार्टी के शुरू में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पार्टी थी, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वोटर थे, चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव होने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई होगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो उस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। नॉमिनेशन कैंडिडेट जो होता है उसके लिए भी है कि वो मिनिमम 18 ईयर्स से ऊपर का हो। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है या राज्यसभा का, तो उसमें तो ये है नॉमिनेशन करने के लिए कि आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर 25 साल से कम के हैं तो आप एमपी का इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ जैसे जो लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में 21 साल तक जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें जो 21 साल का व्यक्ति है वो भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। अब हम आपको एक पार्टी कैसे नॉमिनेशन अपनी फाइल करवाती है या करती है उसके बारे में थोड़ा सा सिनेरियो आपको दिखाते हैं। अपने यहाँ जो व्यवहार में दिख रहा है चुनावी राजनीति में कि जिस दिन पर्चे भरा जाता है, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, उस दिन उस पार्टी के लोग अपनी लाव लश्कर लेकर के एक रैली टाइप का हुजूम बना करके व्यवहार में देखने में आता है। वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय ईसी का काम करता रहता है, चुनाव आयुक्त का काम करता रहता है। उसके सामने जाते हैं और अपना एप्लीकेशन देते हैं और वो उस एप्लीकेशन को अप्रूवल देता है। उसमें कुछ टेक्निकल इशू होते हैं जो फॉर्म फिलअप किया रहता है लॉयर के माध्यम से, और जब वहां पे फॉर्म क्लियर हो जाता है तो उनको मान लिया जाता है कि ये इस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनका नॉमिनेशन फाइल हो गया है और ये वहां के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, जो उम्मीदवार बन गए हैं। इसमें नॉमिनेशन फाइल कौन कौन कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, बस वो क्या ना हो, कोई अपराधी ना हो, उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्राइम का केस ना हो, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डेप्ट ना हो, कर्जा ना हो, किसी भी कानूनी कार्रवाई में वो सजा याफ्ता ना हो, और उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये सारी योग्यताएं जिसके पास होगी वो इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। पेज नंबर 64 पे ही आप देखेंगे एक क्वालिफिकेशन की कंडीशन दी गई है चुनाव के लिए। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में इसकी थोड़ी सी कमी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे पॉलिटिशियन इलिटरेट हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग अच्छे ही हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर तक रह चुके हैं। तो मेरे कहने का सेंस है कि जो ये 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हर 5 साल बाद रिप्रेजेंटेटिव अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर वो क्वालिटी हो जिससे जनता उसको चुनते समय उसका भी ध्यान रखे। नहीं तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं और उनका खाता भी नहीं खुलता। अब इसी टॉपिक में एक पॉइंट आता है इलेक्शन कैंपेन। ये पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सबसे मेन हिस्सा होता है। इसी में सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। चुनाव अभियान, इलेक्शन कैंपेन मीन्स चुनाव अभियान। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स तो गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। जो सबसे मेन पर्पज है इलेक्शन कैंपेन का, उसमें जो करंट गवर्नमेंट होती है या जो आने वाली गवर्नमेंट होती है, वो सबके लोग, मतलब ये कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग हों या अपोजिशन के हों, जो भी चुनाव में रहते हैं वो सब इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनते हैं और सब जनता के सामने अपने अपने वायदे करते हैं। जैसे कुछ इलेक्शन कैंपेन के इसमें इशू दिए गए हैं आपकी बुक में ही, पेज नंबर 66 पे ही। लेट अस लुक एट सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। जो पिछले चुनाव हो चुके हैं उसमें क्या क्या कौन से स्लोगन है। जैसे 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तो उस समय
चुनाव आया था अच्छे दिन आएंगे, जो मेन स्लोगन था अच्छे दिन आएंगे। वैसे ही 2019 के चुनाव में मेन स्लोगन बना था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो ऐसे ही कुछ पहले के जो सिनेरियो थे उसके लिए उसको मैं आपको कोट कर रहा हूँ। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जो उस समय की करंट पीएम थी, उन्होंने नारा दिया था चुनाव के लिए गरीबी हटाओ। नारा तो 1971 में आ गया, लेकिन 2020 आ गया है, लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं। इससे क्या साबित हो रहा है कि नेता कहते तो हैं लेकिन उसमें प्रॉपर वर्क नहीं करते। फिर 1977 के चुनाव में नारा आया सेव डेमोक्रेसी। जैसे इस समय कुछ तथाकथित सेकुलरिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर शाही आ गया। तो ऐसे ही उस समय 1977 के चुनाव में लोकसभा के उसमें मेन एक्शन बना था, जो स्लोगन बना था वो था सेव डेमोक्रेसी। ऐसे 1977 के बंगाल असेंबली के चुनाव में आया था लैंड द टिलर, मतलब जो ओनरशिप थी, भूस्वामित्व था, उसको खत्म करके जमीन गरीबों तक पहुंचाई जाए, ये मुद्दा बना था। उसके बाद ऐसे ही देखेंगे तो एनटी रामाराव की पार्टी थी, जो आंध्र तेलुगु देशम पार्टी थी, उस चुनाव में उन्होंने वादा किया था, नारा दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, मतलब तेलुगुओं के आत्मसम्मान की रक्षा। ऐसे इमोशन वाले जनता के नारे लाए जाते हैं। अब इन नारों के सहारे वो लोग अपना इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर यूपी असेंबली की बात की जाए, स्टेट इलेक्शन की, तो हम बताते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय जब बीएसपी आई थी तो उन्होंने एक नया नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पे मुहर लगेगी हाथी पे, ये भी एक स्लोगन था। ऐसे ही ये सारे इलेक्शन में कैंपेन होते हैं, बहुत सारे लोग अब्यूजिंग वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो क्योंकि उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ रहता है तो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो उनको नोटिस दे देते हैं। अब आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले फेयर एंड इक्वल चांस टू कंप्लीट जो कैंडिडेट के द्वारा जो इलेक्शन कैंपेन किया गया है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। जैसे ब्राइब थ्रेटन वोटर्स, मतलब किसी भी तरीके से जनता को अपनी तरफ मिलाना उनका मेन इशू रहता है कि हम अपनी रैली के माध्यम से डोर टू डोर जाकर के जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। दूसरी चीज कि चुनाव कमीशन ये भी देखता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट वाला आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है, कहीं वो गवर्नमेंट की मशीनरी का तो यूज नहीं कर ले रहा है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा में ये देखा जाता है कि इलेक्शन कैंपेन के समय में कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वो देखती रहती है। और जिस समय इलेक्शन कैंपेन चलता रहता है उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। इसमें होता क्या है, जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उस समय आर्टिकल 144 ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाती है कि बिना किसी इजाजत के आप कोई रैली, कोई जनसभा, कोई नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। इसमें आप कोई नए इनोवेटिव चीजों को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। मतलब व्यवहार में कहा जाए तो जो हमारे नेताजी वगैरह हैं ये इसमें किसी भी तरीके की नई योजना को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। तो कोई भी पार्टी, कोई भी रिप्रेजेंटेटर वो इस प्रोपोगेंडा को फॉलो करता है। प्रोपोगेंडा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि व्यवहार में लोग मशीनरी का दुरुपयोग करके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को भी ठेंगा दिखा देते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इस समय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो स्ट्रिक्ट है। चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो या कोई भी हो, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट को मानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बेसिक चीज आती है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब जो पोलिंग का है, पोलिंग में देखेंगे ये फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। इसमें क्या होता है फाइनल स्टेज पे कि जिस दिन चुनाव की पोलिंग होती है, पोलिंग का मतलब
जिस दिन वोट डाला जाता है जनता के द्वारा, उससे 36 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन पे रोक लगा देता है। जैसे परसों सुबह 7 बजे से वोट डालना है तो 36 घंटे पहले वो शाम 5 बजे जंगल में व्यवहार में देखिए तो वो चुनाव पे रोक, प्रचार पे रोक लगा देती है। नेक्स्ट डे पोलिंग बूथ पे जिस दिन चुनाव होता है उससे 10-12 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 16 घंटे पहले जो पोलिंग बूथ के अधिकारी होते हैं वो सब आ जाते हैं अपना ईवीएम वगैरह लेकर के, और जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन सुबह 7 बजे से वो अपने सारा सिस्टम शुरू कर देते हैं और मतदाता आता है, वोटर आता है, अपना इपिक दिखाता है, इलेक्शन कोड आइडेंटिटी कार्ड, और जो ऑफिसर होता है वो उससे मैच करके उसको वोट दिलवा करके वापस कर देता है। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पहले बैलेट पेपर से वोट होता था। उसमें क्या होता था कि जनता, आप लोग आते थे, एक पर्चा दिया जाता था जिसके सामने आप जो आपको लाइक करते हो जिसको, उसके सामने आप सील लगाते थे, मुहर लगाते थे। अब जमाना बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई है, अब ईवीएम के थ्रू वोटिंग की जाती है। ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके थ्रू लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि आपके सामने एक मशीन रखी होती है, कैसे होती है, जैसे आप जिसको वोट करना होता है उसके सामने आप देखेंगे तो उसका नाम या सिंबल कुछ होगा, उसके सामने बटन होती है नीली नीली, उसको जब आप पुश करते हैं तो ऊपर एक रेड कलर की लाइट जलती है छोटी सी, और बीप की आवाज आती है, तो समझ लीजिए कि आपका वोट पड़ गया है। इस तरीके से हम लोगों ने आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दूसरे टॉपिक में इतनी चीजें पढ़ी। तो इसमें आपने इलेक्शन कैंपेन, वोटर लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। थैंक्स।